नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी कक्षा 8 की लेसन 4 वस्त्रों की देखरेख की लास्ट वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ इसकी बनाई थी, जिसमें हमने धब्बों के बारे में पढ़ा था और हमने इसमें फर्स्ट वीडियो में सहायक पदार्थों के बारे में पढ़ा था जो धब्बे छुड़ाने के लिए काम आते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्थानिक सफाई क्या होती है, घोलक विधि क्या होती है, चूसक विधि क्या होती है, वस्त्रों की रंगाई कैसे करते हैं और ऊनी स्वेटर की धुलाई कैसे करनी चाहिए। स्थानिक सफाई, बेटे आप सब जानते हो कि ड्राई क्लीन मार्केट से बहुत महंगी पड़ती है। यदि आपने, जैसे आपकी मदर पार्टी में जाती हैं, शादी में जाती हैं और एक ही बार सिल्क की साड़ी पहनी है और उसके ऊपर कोई धब्बा, कोई सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है, तो अगर हम उसको ड्राई क्लीन के लिए देंगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको घर पर ही साफ़ कर सकें। लेकिन अगर हम इतनी महंगी साड़ी को हम साबुन से, पानी से धो देंगे तो नुकसान हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, जब वस्त्र के कुछ मैले भागों को, जहाँ जहाँ पे मैल लगी है, केवल उन भागों को हम बिना पानी के साफ़ करते हैं, तब हम उसे स्थानिक सफाई कहते हैं। इसके लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक होती है घोलक विधि और एक होती है चूसक विधि। आज हम इन दोनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। घोलक विधि किसे कहते हैं? वस्त्र पर जब मैल लगी होती है, जैसे चिकनाई लग जाती है वस्त्र पर, तो उस पर मैल भी चिपक जाती है ना। तो जब हम इस चिकनाई को हटाएंगे तो मैल भी हट सकती है। ये चिकनाई जो होती है ये पेट्रोल में घुलनशील है। तो जब हम चिकनाई के ऊपर पेट्रोल लगाते हैं तो चिकनाई तो घुलती ही है पेट्रोल में, मैल भी साथ में घुल जाता है और उतर जाता है। अब हम इसको उतारते कैसे हैं? जैसे सपोज़ एक धब्बा लगा हुआ है, उसके ऊपर मैंने चिकनाई का धब्बा है और उसके ऊपर अगर मैं पेट्रोल रब कर देती हूँ थोड़ा सा, है ना, और उसके ऊपर मुझे एक ब्लॉटिंग पेपर, या हिंदी में हम उसको कहते हैं स्याही चूस, लगा देते हैं, तो जितना भी फिर पेट्रोल और चिकनाई मिक्स हो गया ना, उसका घोल स्याही चूस उसको चूस लेता है। इस विधि को ऐसे धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं जो धब्बे घुलनशील हों। जिन धब्बों को हम पेट्रोल में घोल सकते हैं, केवल उन्हीं के लिए ही हम घोलक विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें पेट्रोल चाहिए, स्याही चूस चाहिए, एक कपड़ा चाहिए और रुई चाहिए जिससे हम उसको रब करेंगे। नेक्स्ट विधि हमारी आती है चूसक विधि। चूसक विधि के शब्द से हमें पता चलता है कि वो मैल को चूस लेगा। इसके लिए स्टार्च की आवश्यकता होती है। स्टार्च, जैसे कि मैदे में स्टार्च होता है तो हम मैदा भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। मैले और चिकनाई वाले स्थान पर हम स्टार्च को पाउडर की फॉर्म में डाल देते हैं, या हम उसके ऊपर स्टार्च का गाढ़ा लेप लगा सकते हैं और ऐसा लेप चिकनाई को सोख लेता है और स्टार्च को उतार देने से वस्त्र साफ़ हो जाता है। जैसे सपोज़ अब हमारे कपड़े पे थोड़ा सा चिकनाई लग गई है ना, तो हम उसके ऊपर या तो स्टार्च डालेंगे या हम स्टार्च का पेस्ट लगा देंगे, यानी कि मैदे का पेस्ट लगा देंगे पानी में घोलकर थोड़ा सा, और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो स्टार्च सूख गया है और उसने चिकनाई भी सोख ली है। अब हम उस स्टार्च को उतार देंगे। इससे क्या होता है, वस्त्र जो है वो साफ़ हो जाता है। इस विधि को हल्के या सफ़ेद वस्त्रों के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्टार्च सफ़ेद होता है ना, मैदा सफ़ेद होता है। तो अगर हम गहरे रंग पे इस्तेमाल करेंगे तो स्टार्च दिखाई देगा। इसलिए चूसक विधि का एक प्रयोग हम ज़्यादातर हल्के या सफ़ेद वस्त्रों के लिए ही करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक ऊनी शॉल की सफाई, स्थानिक सफाई किस प्रकार से करते हैं। उसके लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए? शॉल चाहिए, ब्रश चाहिए। शॉल तो वही होगी जो गंदी है हमारी, जिस पे धब्बे लग गए हैं। एक ब्रश चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अगर हम घोलक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पेट्रोल की आवश्यकता होगी, और अगर हम चूसक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें स्टार्च की आवश्यकता होगी। एक हमें पतला कपड़ा चाहिए, एक रुई चाहिए, एक स्याही चूस चाहिए सोखने के लिए, एक कटोरी और मेज जिस पर कंबल या चादर बिछी हो, ताकि उसके ऊपर हम अपनी शॉल को अच्छे से फैला सकें। घोलक विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हमें शॉल को घोलक विधि से साफ़ करना है तो इसके लिए पहले तो हम अपने जो काले रंग की या डार्क कलर की शॉल लेते हैं, उसके ऊपर जो मैल है
पहले तो हम उसको झाड़ लेते हैं ब्रश से, ठीक है। सारी शॉल को ही हम ब्रश से झाड़ लेते हैं ताकि जो भी मैल, ऊपरी मैल है वो उतर जाए आराम से। फिर हम उस शॉल को मेज के ऊपर फैलाएंगे और धब्बे वाला स्थान जो है ना, जहाँ पे हमें धब्बा दिखाई दे रहा है, चिकनाई वाला धब्बा, उसके नीचे हम स्याही चूस वाले पेपर को रख देंगे। ब्लॉटिंग पेपर को हम उसके नीचे रख देंगे, ठीक है। एक कटोरी में अब हम थोड़ा सा पेट्रोल लेते हैं, या मिट्टी का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल हमेशा घर में अवेलेबल ज़रूरी नहीं है हो। मिट्टी का तेल तो ज़्यादातर सबके पास होता ही है। तो हम पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेते हैं कटोरी में, और उसमें रुई को डुबोकर धब्बे वाले स्थान पर रुई से धीरे धीरे पेट्रोल या मिट्टी के तेल को मलते हैं, ठीक है। जैसे आप चित्र में देख रहे हो कि हम धब्बे वाले स्थान पर रुई को धीरे धीरे मलते हैं। मैल धीरे धीरे पेट्रोल या मिट्टी के तेल में घुलने लगेगी और स्याही चूस जो है वो उसको चूस लेगा साथ साथ ही। स्याही चूस मैला हो जाएगा तो हमें दूसरा लेना पड़ेगा। इसके बाद शॉल को कुछ देर, जब हमें लग रहा है कि हमारा मैल जो है वो उतर गया है, काफ़ी चिकनाई हट गई है, तो हम उस शॉल को थोड़े खुले स्थान पर फैला देंगे ताकि स्मेल जो है पेट्रोल की या मिट्टी के तेल की, वो जो स्मेल है वो चली जाए हवा से। और जब वो दुर्गंध ख़त्म हो जाती है तो हम शॉल को बिल्कुल हल्की गर्म प्रेस से प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं। अगर हम तेज़ गर्म प्रेस का इस्तेमाल करेंगे तो आग लग सकती है, क्योंकि पेट्रोल है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। पेट्रोल या मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हुए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक और चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें कोई भी जलती हुई चीज़ आसपास नहीं रखनी जब हम ये विधि कर रहे हो। जैसे कोई सिगरेट है या कोई मोमबत्ती है, ये उस समय पेट्रोल को इस्तेमाल करते हुए आसपास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आग लगने का बहुत खतरा होता है, ठीक है। तो आपको घोलक विधि समझ आ गई होगी किस तरह से इस विधि को करा जाता है। इसके लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है और केवल वही धब्बे हट सकते हैं जो पेट्रोल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट विधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी शॉल लाइट कलर की है, हल्के रंग की है, तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमें चूसक विधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे कैसे करते हैं? सबसे पहले हम शॉल की ऊपरी मैल हटा देंगे, ब्रश से झाड़ देंगे, ठीक है। अब धब्बे वाले स्थान पर हम स्टार्च का पाउडर या स्टार्च का लेप लगाएंगे। स्टार्च में आप घर में जो मैदा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैदे में थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बन जाएगा गाढ़ा गाढ़ा, और उसको मैल के ऊपर या चिकनाई वाले स्थान पर हम लगा देते हैं और इसको सूखने के लिए रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्टार्च को स्क्रैप ऑफ कर देते हैं, उतार देते हैं। बहुत आराम से उतर जाता है, या हम ब्रश से झाड़ भी सकते हैं। अगर हमने पाउडर ही डाला है तो हम उसको ब्रश से झाड़ भी सकते हैं। जब वो हटाने के बाद फिर बिल्कुल हल्की गरम प्रेस का इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी ऊनी शॉल पर हमें बहुत तेज़ गरम प्रेस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देखते हो कि हम जो कुछ धब्बे हैं वो घर में ही हटा सकते हैं। इसके लिए हमें शॉल को या साड़ियों को केवल 1-2 धब्बे के लिए हमें ड्राई क्लीनर को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर जिस धब्बे वाले स्थान को ही साफ़ किया है, इसीलिए हम इसको स्थानिक सफाई कहते हैं। और क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए ये ड्राई प्रोसेस है। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम पढ़ते हैं वस्त्रों की रंगाई किस प्रकार की जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार कपड़े रिपीटेडली इस्तेमाल करने से उनका जो रंग है वो फीका पड़ने लगता है। अगर हम मार्केट में इसको रंगने के लिए देते हैं तो बहुत पैसे ले लेते हैं वो लोग, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें रंगाई घर में ही करनी आती हो तो हमें मार्केट में देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने बहुत सारे मार्केट्स में देखा होगा, काफ़ी सारे मार्केट्स में आप देखते हो कि लोग रंगाई कर रहे होते हैं ना, रंगरेज रंग रहे होते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और इस तरीक़ों को आप घर में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वस्त्रों को रंगते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है विभिन्न तंतुओं के वस्त्र, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, इन वस्त्रों को रंगने से पहले अलग अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऊनी और रेशमी वस्त्रों को बहुत गर्म पानी में नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सूती वस्त्रों को हम गर्म पानी में रंग सकते हैं। इसलिए अलग अलग तंतुओं के वस्त्रों को अलग अलग कर लेना चाहिए। इनके लिए रंग भी अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। वस्त्र रंगने के लिए पानी इतना लेना चाहिए ताकि वस्त्र उसमें भली भांति डूब जाए। अगर वस्त्र उसमें पूरी तरह से नहीं डूबेगा तो रंगाई अच्छे से नहीं होगी।
तीसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि कई बार हम जब रंग घोलने लगते हैं पानी में तो रंग की फुटकियाँ आ जाती हैं, है ना, छोटी छोटा गांठें आ जाती हैं। इसकी वजह से कपड़े पर धब्बे लग सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, रंग की पोटली बनानी है। छोटा सा कपड़ा लेकर उसमें रंग भरना है और फिर उसकी पोटली बंद करके उस पोटली को हम इस्तेमाल करते हैं पानी में। उससे क्या होगा, केवल रंग ही निकलेगा, गांठें जो हैं, जो गाढ़ा है वो अंदर ही रह जाएगा, पोटली में छन कर निकलेगा। या हम एक और चीज़ कर सकते हैं, थोड़े से पानी में रंग को घोल लें और फिर उस पानी को पूरे पानी में घोल लें, उससे भी गांठें नहीं पड़ती। नेक्स्ट है, घोल तैयार करते समय रंग का कोई भी अंश बर्तन के इधर उधर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर इधर उधर लग गया और आपके कपड़े ने उस रंग को टच कर लिया, बर्तन पे जो रंग लगा हुआ है, तो फिर धब्बे पड़ जाएंगे, फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यदि एक से ज़्यादा वस्त्र रंगने हैं आपको उसी कलर के, तो आपको क्या करना चाहिए, उसी घोल में बार बार रंग हमें मिलाना पड़ता है अगर हमें और ज़्यादा वस्त्र रंगने हैं। वस्त्रों को रंगने से पहले उन्हें धो लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी मैल, उनके ऊपर लगी मांड या नील निकल जाए। नहीं तो क्या होगा, वो मैल जो है, मैला है कपड़ा ऑलरेडी या मांड लगी हुई है, उसके ऊपर रंग लग गया है। जब आप उस कपड़े को धोगे तो मैल भी निकल जाएगी और कलर भी निकल जाएगा, है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। रंगने से पहले वस्त्र को खोलकर भली प्रकार से पानी में गीला कर लेना चाहिए। जब हम वस्त्र को पहले नॉर्मल वाटर में उसको पूरा गीला करते हैं, उसके बाद हम उसको रंग वाले पानी में डालते हैं। इससे क्या होगा, रंग बहुत अच्छे से चढ़ता है और सारा कपड़ा एक जैसे रंग का होता है। रंगने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि रंग की मात्रा पानी में सही है या नहीं। अब हमें इसको कैसे चेक करेंगे, हम अपने कपड़े को का एक कोना उस पानी में डुबो के देखेंगे। जब हम डुबोते हैं तो वो गहरा होता है, बहुत डार्क कलर होता है। अगर वो डार्क आ रहा है, जो रंग हमें चाहिए उससे डार्क आ रहा है, तो यानी कि ठीक है, क्योंकि सूखने के बाद रंग जो है वो हल्का होता ही है। तो थोड़ा सा डार्क दिखना चाहिए हमें गीले में, ठीक है। अब सूती वस्त्रों की रंगाई दो तरीके से की जाती है, कच्ची रंगाई और पक्की रंगाई। कच्ची रंगाई में हम क्या करते हैं, मार्केट से रंग लाते हैं और हम उसको पानी में घोल लेते हैं। नॉर्मल पानी में हम उसको घोल लेते हैं अच्छे से, रंग को फुटकियाँ नहीं पड़नी चाहिए। फिर हम वस्त्र को अच्छे से खोल कर और गीला कर लेते हैं पहले, और फिर उसको रंग वाले पानी में डुबोते हैं, थोड़ा सा मिक्स हिलाते हैं और उसको निचोड़कर छाया में सूखने के लिए डालते हैं। तार पे नहीं डालना है, किसी फ्लैट सरफेस पे, समतल स्थान पे डालना है। अगर आप तार पे डालोगे तो वो रंग जो है वो ढंग से नहीं आएगा। आप देखते हो ना, अगर आप तार पे डालते हो तो पानी नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, तो वो रंग की भी लाइंस बन जाएंगी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमको इसको समतल स्थान पर ही फैलाना है। और अगर आप चाहते हो, जैसे सूती दुपट्टे की अगर हम रंगाई करते हैं और हम चाहते हैं तो हम उसके ऊपर मांड भी लगा सकते हैं, कॉटन फैब्रिक के ऊपर हम मांड लगा सकते हैं। पक्की रंगाई में क्या करते हैं, मार्केट से कलर लाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको उसकी पोटली बना लेते हैं, ठीक है। और अब फिर हम क्या करेंगे, पानी को उबलने के लिए रखते हैं और उसको रंग को उसमें मिला देते हैं। थोड़ी सी देर जब उबल जाता है फिर हम उसके अंदर नमक भी डालते हैं, साबुत नमक डालते हैं। साबुत नमक से क्या होता है, रंग पक्का हो जाता है। फिर उसके बाद हम गीले वस्त्र को उसके अंदर डाल देते हैं रंग वाले पानी में और कुछ देर तक उबालते रहते हैं। उसके बाद हम उसको निचोड़कर फिर से छाया में किसी समतल स्थान पर सुखा देते हैं और मांड भी लगा सकते हैं। मांड से हमारे सूती वस्त्र में कड़ापन आ जाता है। सूती दुपट्टे की रंगाई किस प्रकार करनी है, इसके लिए हमें पहले तो चाहिए सूती दुपट्टा जिसे हमें रंगना है। रंग चाहिए पानी, बाल्टी, मांड और साबुत नमक। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पानी को उबलने के लिए रख देंगे। फिर हम उसके अंदर रंग की पोटली बनाकर उस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। 2-4 मिनट तक हम उसको उबालने देते हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपने गीले वस्त्र को, गीले दुपट्टे को उसमें डालते हैं, अच्छे से खोल कर डालना है और साबुत नमक भी उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि हमारे जो चुन्नी का रंग है वो पक्का हो जाए। फिर दुपट्टे को डंडे से हिलाते रहना चाहिए ताकि दुपट्टे के हर कोने पे रंग अच्छे से आ जाए। कुछ समय बाद दुपट्टे को निकालकर पानी से धो लेना चाहिए। फिर मांड लगाकर निचोड़कर
छाया में किसी समतल स्थान पर फैलाकर सुखाने के लिए रख देना चाहिए। जब हमारी चुन्नी सूख जाएगी तो वो बहुत ही सुंदर दिखेगी। ठीक है, जो आपने कलर किया है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ध्यान रखना कि जो आपको रंग चाहिए उससे थोड़ा सा डार्क पानी बनाना है, तभी वो सूखने के बाद उस रंग का बनेगा। ऊनी स्वेटर की धुलाई हमें किस प्रकार करनी चाहिए? धोने से पहले ऊनी स्वेटर पे जितने भी फैंसी बटन्स लगे हुए हैं वो हमें उतार लेने चाहिए, क्योंकि या तो वो गुम जाते हैं धोते धोते या वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमें पहले उतार लेने चाहिए। और अगर हमें दिख रहा है कि स्वेटर कहीं से उधड़ा हुआ है तो हमें उसको सी लेना चाहिए। फिर हमें स्वेटर का खाका तैयार करना चाहिए। खाका तैयार कैसे करते हैं? स्वेटर को हम एक न्यूज़पेपर पे रखेंगे और उसकी आउटलाइन बना लेंगे। ठीक है, अब स्वेटर को रीठे के घोल में या बाज़ार से मिलने वाले जेंटिल, इजी, ऐसे बहुत सारे डिटर्जेंट्स मिलते हैं जिसमें ऊनी कपड़ों को धोया जाता है, उसमें भिगोते हैं और हल्के दबाव से धोते हैं हाथ के। ठीक है, उसके बाद फटाफट से धो लेना चाहिए। बहुत देर तक उसको हमें पानी में नहीं रखना है, क्योंकि ऊनी वस्त्र जो है वो सिकुड़ जाते हैं। और पानी का टेम्परेचर भी सेम रखना है। फिर हम एक तौलिए को फैलाकर उसके अंदर अपने स्वेटर को रखेंगे और हल्के हाथों से दबाकर सारा पानी निकाल लेंगे। फिर हम उस खाके को एक समतल स्थान पर रखेंगे। उसके ऊपर जो आपने बनाया था ना, आउटलाइन बनाई थी स्वेटर की, उसके ऊपर हम स्वेटर को अच्छे से फैला देंगे। ठीक है, और अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा छोटा हो रहा है तो हम उसको खींचकर वहाँ उसको उसी आकार का कर देंगे। इस प्रकार हम अपने ऊनी स्वेटर को धोते हैं। तो आशा करती हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये लेसन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।